नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा की ताज़ा स्थिति और पश्चिम के विभिन्न देशों के द्वारा गाजा को लेकर आ रहे बयानों और साथ ही साथ म्यांमार में बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में भारत का बयान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में दिया बयान, कहा अभी हम मामले का अध्ययन कर रहे हैं। म्यांमार में तख्तापलट के 4 साल बाद हटा आपातकाल, संघीय सरकार और सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा। और गाजा को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हमास आत्मसमर्पण करे, उसके बाद ही निकल सकता है कोई हल। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने राष्ट्रपति ट्रंप की मांग को किया नजरअंदाज। प्रमुख ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। बेंचमार्क ब्याज दरें 4.25 से 4.5% पर बरकरार। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिमी देशों में फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की होड़ मची हुई है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। इसको लेकर जहां एक ओर इजराइल ने इन देशों पर हमास का साथ देने का आरोप लगाया है, वहीं अमेरिका ने भी इस पर नाखुशी जाहिर की है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अचानक फलस्तीन को मान्यता देने की मुहिम क्यों शुरू हुई और इसका पश्चिम एशिया के तनाव पर क्या असर पड़ेगा। फलस्तीनी राज्य का प्रश्न लंबे समय से विश्व के सबसे कठिन संघर्षों में से एक रहा है, लेकिन अब इसे लेकर एक अभूतपूर्व स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कई प्रमुख वैश्विक शक्तियां एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य को मान्यता देने की ओर अग्रसर हैं। कनाडा इस नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देने वाला नया बन गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि उनका देश 2 राष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है, जिसमें इजराइल और फलस्तीनी शांति और सुरक्षा के साथ सह अस्तित्व में रहें। हालांकि कनाडा ने साफ कर दिया है कि इसके लिए पहले फलस्तीनी प्राधिकरण को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कार्नी ने कहा कि फलस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देना फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा 2026 में आम चुनाव कराने पर निर्भर करता है। इसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और फलस्तीनी राज्य का विसैन्यीकरण भी शामिल है। कार्नी ने जोर देकर कहा कि हमास फलस्तीन के भविष्य में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है और उसे भविष्य के चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजराइल ने कनाडा के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। इजराइल ने कनाडा के बदले रुख को हमास के लिए एक पुरस्कार बताया है। कनाडा का ये कदम बंधकों की रिहाई के प्रयासों को कमजोर करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे उनके साथ व्यापार समझौता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका के बीच 1 अगस्त की समय सीमा से पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाता है तो ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। याद रहे कि फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही कुछ शर्तों के साथ फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संकेत दिया है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। फ्रांस द्वारा जारी किए गए इस घोषणा पत्र को न्यूयॉर्क कॉल के नाम से जाना जाता है। कुल 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनका देश निकट भविष्य में मान्यता के लिए आगे बढ़ेगा, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटेन सितंबर में ऐसा करेगा। इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद के स्थायी समाधान और वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ।
हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया और सम्मेलन से दूरी बनाई। सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत ने कहा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अलावा समाधान का कोई और विकल्प नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि गाजा की बात करें या पश्चिम एशिया के इस इलाके की बात करें जहां इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी तनाव वहां पर चल रहा है, काफ़ी वहाँ से तरह तरह की खबरें आ रही हैं, भूखमरी की खबरें आ रही हैं, अकाल की खबरें आ रही हैं, हमास पीछे नहीं हट रहा है, हमास से जो मांगें की जाती हैं कि आप अपने को निशस्त्रीकरण करिए, वो नहीं कर रहा है, न बंधकों को छोड़ रहा है। इस सब के बीच ये जो ब्रिटेन की ओर से, फ्रांस की ओर से, कनाडा की ओर से फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात आ रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये शुरुआत से ही रहा है। अगर हम वापस इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें कि किस प्रकार से बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, किस प्रकार से उसके बाद जो समिति बनी कील की, उसमें क्या क्या कहा गया, कैसे एक ही देश था जिसमें दोनों ने साथ साथ रहना था, फिर 2 नेशन थ्योरी हुई, फलस्तीनियों को कुछ भाग दिया गया और इजराइल को कुछ भाग दिया गया। इजराइल को जो भाग दिया गया वो ज्यादा अच्छा था बनिस्बत जिसमें जो उनको मिला उसे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये दो और जेरूसलम को उन्होंने कहा था वो कैपिटल बनाएंगे। तो ये सोच करके, लेकिन 2006 के बाद जब से हमास ने गाजा पट्टी में अपना कब्जा जमाया है, जिसके खुद के रिश्ते पीएलओ के साथ अच्छे नहीं है, पीएलओ जो है वो अपना वेस्ट बैंक के रूल करता है, गाजा पट्टी में हमास का रूल है, तो हमास एक आतंकी संगठन भी है और 2006 से लगातार जिस प्रकार से उसने अपने आप को एक सत्ता में जमा लिया है और तब से कोई इलेक्शन नहीं, तो वाकई हम कहेंगे ये हमास वन पार्टी रूल और बिल्कुल डिक्टेटोरियल। लेकिन सवाल ये है कि अब इसका समाधान कैसे निकले। जो समाधान है, क्योंकि जो अक्टूबर 2023 में हमास ने किया वो तो उसमें 1200 इजरायली मारे गए, 251 से ज्यादा अपने हॉस्टेजेस बनाए। अभी भी जो हॉस्टेजेस है वो रिलीज नहीं कर रहे। अगर हमास उन हॉस्टेजेस को रिलीज कर देता है तो हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकले। नेतन्याहू जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में नहीं है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं इजराइल के कई, तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन के पक्ष में थे। तो ये सब जो हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है कि गाजा पट्टी में, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी, गाजा पट्टी में देखा नहीं जा रहा है कि ऑफकोर्स गलती, इससे कोई शक नहीं कि गलती हमास की है, इसमें कोई शक नहीं हमास की शुरुआत की। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने भी वहां पे बिल्कुल तबाही, मतलब हम कहेंगे कि 90% गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। वहां पे लोगों को खाने पीने की किल्लत है, कई लोग बोल रहे हैं कि स्टार्वेशन इसके कारण उनकी मौत हो रही है, बच्चों का बुरा हाल है, अस्पताल सब बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है विश्व भर का प्रेशर आ रहा है इजराइल पे कि अब जो होना था तो हो गया अब, और हमास के पीछे लगे हुए हैं कि कम से कम वो हॉस्टेजेस छोड़ दे। लेकिन संजय जी, कहीं ना कहीं जो इजराइल का पक्ष है, इजराइल का ये कहना है कि ऐसी ये जो टाइमिंग है, इस टाइम पे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले मामले को उठाने से कहीं ना कहीं जो हमास का पक्ष है वो मजबूत हो रहा है। और क्या आपको नहीं लगता कि अच्छा होता कि ये जो पश्चिमी देश हैं जो आज मान्यता की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी लंबे समय से भारत भी इसकी द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करते रहा है, लेकिन इस वक्त पे कहीं ना कहीं वहाँ पर सीज फायर के लिए, हमास के ऊपर दबाव बनाने के लिए वहाँ पर जोर डालते ये देश? इस मामले में चंद्रशेखर जी मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये वक्त, अगर हाँ 2 स्टेट सोल्यूशन एक फाइनल सोल्यूशन है जिससे कि दोनों समुदाय जो है अच्छी तरीके से उधर रह सके, लेकिन जो इजराइल बार बार कह रहे हैं कि हमास को सत्ता देना, बिल्कुल भी हम नहीं देंगे, क्योंकि कोई शक नहीं कि इजराइल के साथ जो दुर्व्यवहार हमास ने किया उसको देखते हुए और पिछले 2 दशक से देखते हुए हमास किस प्रकार से टनल बना रहा है और इजराइल के बरखिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो किस प्रकार से उसको ईरान का मदद मिल रही है, तो ये सब देखते जरूर ये कहना ठीक होगा कि पहला फर्स्ट स्टेप इसमें होना चाहिए सीजफायर,
और उस सीज फायर के बाद बातचीत हो जाए, और जो भी चाहते हैं विश्व में, क्योंकि नहीं तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमास का ही कहीं संजय जी ये जो पश्चिमी देश हैं जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, कनाडा है, कहीं ना कहीं टैरिफ को लेकर के या दूसरे मुद्दों को लेकर के जो अमेरिका के साथ इनकी बात जिस तरह की ये चाहते हैं नहीं बन पा रही है, तो वो गाजा के फ्रंट से कहीं ना कहीं एक दबाव डालने की कोशिश तो नहीं है ये? इसमें चंद्रशेखर जी जो आप कह रहे हैं, असली मुद्दा तो यही है आज की तारीख में, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, कभी किसके बरखिलाफ, कभी इसके बरखिलाफ, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रंप सवेरे क्या बोलेंगे और शाम को क्या बोलेंगे। और जिस प्रकार से टैरिफ लगा है, जिस प्रकार से वो कनाडा के बरखिलाफ बात कर देते हैं, फुल हम कह रहे हैं हम पेश नहीं करेंगे, जरूर इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो यूरोप के साथ एक अलग टैरिफ डील की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ रहे, तो अमेरिका के ऊपर भी दबाव बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन ये जो इलाका है चंद्रशेखर जी, शुरू से ही इसमें फ्रांस और रूस का दबदबा था, इसलिए बेल्फोर डिक्लेरेशन के द्वारा जिस प्रकार से पैलेस्टीन के वक्त इजराइल को क्यों बनाने का वक्त मिला और यूके ने क्यों बनाया, कि उनका जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस का भी इन्फ्लुएंस उधर है, ऐसे नहीं है कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस उधर नहीं है, फ्रांस का इन्फ्लुएंस है और वो फ्रांस अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि दबाव बनाया जा रहा है ट्रंप के ऊपर कि आप अगर इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में टैरिफ के उनको लेकर के हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो हम भी आपको दबाव डालने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है संजय जी ठीक है, एक अन्य विषय है उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा एक ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले कई सालों से सैन्य शासन जुंटा का राज चलता है। एक बड़े कदम के तहत जुंटा ने तनावग्रस्त देश में जल्द चुनाव कराने की घोषणा की और यहां आपातकाल को हटा लिया। यहां लोकतंत्र की मांग और जुंटा के विरोध के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेष मेहमान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या जल्द म्यांमार में लोकतंत्र आने वाला है। 4 साल शासन करने के बाद म्यांमार की सैन्य सरकार ने गुरुवार को आपातकाल हटाने के ऐलान के साथ ही दिसंबर में चुनाव कराने के लिए एक आयोग की घोषणा की है।
सेना प्रमुख मिन आंग ह्वाइंग ने यह फैसले की घोषणा राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद की। सेना ने आपातकाल हटाने के साथ ही 30 सदस्यीय संघीय सरकार बनाने की घोषणा भी की। साथ ही सेना प्रमुख के करीबी माने जाने वाले न्योसाव को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे साफ है कि सत्ता पर अब भी सेना की पकड़ बनी रहेगी, लेकिन एक नई राजनीतिक संरचना के जरिए। इससे पहले ह्वाइंग ने बुधवार को दिसंबर में चुनाव कराने की बात कही थी। अब ह्वाइंग के ही नेतृत्व में 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। विपक्ष को सरकार की इस घोषणा पर यकीन नहीं और इसीलिए चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को पहले से इस बात का अंदाज था, इसलिए चुनाव में बाधा डालने वालों से निपटने के लिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। इसी महीने एक कानून पारित किया गया जिसमें चुनाव का विरोध करने या बाधा डालने वालों को मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। राष्ट्र रक्षा सुरक्षा परिषद ने जनवरी में अपनी बैठक में आपातकाल की स्थिति को 31 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। उस समय कहा गया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव के लिए स्थिरता की जरूरत है। उधर अमेरिका सहित पश्चिमी सरकारों ने सैन्य शासन द्वारा आयोजित चुनाव को अवैध बताया। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। 2020 के चुनाव में आंग सान सू की पार्टी NLD ने भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन सेना समर्थित पार्टी ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। सेना ने नवनिर्वाचित संसद शुरू होने से पहले आंग सान सू समेत कई NLD नेताओं को हिरासत में ले लिया था। सेना ने सेना समर्थित कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन स्वे के जरिए 1 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। इसके बाद सेना ने सत्ता अपने कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग ह्वाइंग को सौंप दी। आपातकाल के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए प्रदर्शन किए गए, जिसमें करीब 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 18,000 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। सरकार ने दिसंबर 2024 में चुनाव कराने का वायदा किया और संविधान के अनुसार चुनाव से पहले आपातकाल हटाना जरूरी था। यही वजह है कि ये फैसला लिया गया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो जुंटा ने आज फैसला लिया है? देखिए, अगर नॉर्मल मानना लोगों का यही है कि जुंटा ने इसलिए क्या कि वो और अगली बार जब आता है और जिस प्रकार से वो अब इलेक्शन करेगा तो उनके और मजबूत हो जाएंगे। तो मिलिट्री जब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वही रहेगी और वो हमेशा रहा है। क्योंकि अब क्या हो गया है, म्यांमार के अंदर आंग सान सू की के नीचे जिस प्रकार से एक लोकतंत्र था, एक नोबेल लॉरिएट है, हिंदुस्तान में पढ़ी है, नेडी श्रीराम की है, उनकी इज्जत बहुत है, उनके पिताजी भी सत्ता में रहे हैं, तो उनकी इज्जत म्यांमार में बहुत है। लेकिन कई बार होता है, कई पार्टियां उसमें भी हैं जो उनके एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी परेशान थी, तो वो भी एक मुद्दा है। लेकिन माना यही जाता है कि मिन आंग ह्वाइंग जो है अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम कर रहे हैं, 11 मेंबर कमीशन बनाया है, कह रहे हैं कि दिसंबर में इलेक्शन करेंगे। मकसद एक ही है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कि जो इसका बहिष्कार करेगा उनको 10 साल या 3 साल के जेल में मिलेगा। जिस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लेकर के उनको सिखा रहे हैं, किस प्रकार से इलेक्शन में कौन कौन पार्टियां भाग लेंगी, उनका रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं शुरू करेंगे। तो ये दर्शाता है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन लोगों का ये मानना है कि मिलिट्री जनता जो है वो अपने आप को और मजबूत करेगी। 4 साल से तो है ही है, इससे आने वाले दिनों में भी अपने आप को मजबूती बनाने के लिए ये एक तरीके से बहाना ढूंढा है, ऐसे मानना है लोगों। संजय जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि पूरे अगर म्यांमार की बात करें तो जुंटा का कब्जा अब रह ही कितने इलाके में गया है? अधिकतर इलाकों में तो वहाँ विद्रोहियों का कब्जा है, तो कहाँ चुनाव कराएंगे? यही एक विडंबना है म्यांमार के अंदर कि इतने सारे गुट हैं और कई एक ऐसे गुट हैं जो रोहिंग्या के बरखिलाफ थे, और अब कोई एक और गुट खड़ा हो रहा है जो कह रहे हैं रोहिंग्या को साथ में लेते चलेंगे। तो वहां पे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कुछ अनबन है और जनता का भी जो अपना प्रशासन करने का रूल है वो बहुत तंग हो गया है। बाकी तो सारे के सारे रूल जो अपने चाहे भारत के साथ हो लगा हुआ या चीन के साथ हो, सब जो इलाका है वो विद्रोही के हाथ में चला गया है। तो जनता का कंट्रोल बहुत कम है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। इंटरनेशनल मुझे लगता है रेगुलेशन के द्वारा होने से, चाहे उन्होंने 11 मेंबर कमीशन बनाया है, पर वो 11 मेंबर कमीशन जो है मुझे नहीं लगता उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जनता कितना भी करे उसका धीरे धीरे करके ऐसे रहो कि म्यांमार के टुकड़े हो जाए। उससे अच्छा है कि कम से कम एक लोकतंत्र के द्वारा आंग सान सू की जो बहुत अपने
मतलब उनकी बहुत इज्जत की जाती है म्यांमार में, उनको लेकर के अगर इलेक्शन रचा जाए तो वो खुद ही कह रही है कि हम तो बॉयकॉट करेंगे। तो अगर कोई भाग ही नहीं रहेगा तो बॉयकॉट ही करेंगे तो फिर जुंटा ही दोबारा रूल में आएगी। और मुझे नहीं लगता आने वाले दिन में म्यांमार में जो वो चाहते हैं तख्ता पलट करके 2021 में तो आए हैं और 4 साल से सत्ता में। संजय जी, एक सवाल और है कि जुंटा, अगर म्यांमार की बात करें तो रेयर अर्थ मेटल की हम बात करें तो काफ़ी आजकल रेयर अर्थ मेटल को लेकर के पॉलिटिक्स चल रही है और म्यांमार में भी रेयर अर्थ मेटल है, चीन के भी वहाँ पर इंटरेस्ट हैं, दूसरी बाहरी ताकतों के भी इंटरेस्ट हो सकते हैं। इसका क्या कुछ, इसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? बहुत कुछ, बिकॉज अमेरिका जो है म्यांमार में अगर वो दोनों गुटों को, जुंटा को भी मदद कर देती है चुपचाप से और विद्रोही को भी मदद करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भी सोचती है कि अपना हो जाए, क्योंकि चीन जो है चीन जुंटा के साथ जरूर खड़ी है लेकिन वो भी दोनों तरफ से किसी न किसी विद्रोही को मदद करती है। तो हर कोई चाहता है म्यांमार के अंदर हमारा कब्जा बना रहे, हमारा बोलबाला रहे, क्योंकि मकसद वही है, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, रेयर अर्थ मटीरियल को लेने का जो एक होड़ लगी हुई है उस होड़ को पूरा करने के लिए, और क्योंकि ये कई ऐसे देश है जहाँ पे पैसों की कमी होने के कारण काफी कुछ वैसे ही पड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बलूचिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या फिर म्यांमार में हो, उसको लेकर के यही कारण है कि चीन भी अब अपने क्या उसको बोलते दिलचस्पी दिखा रहा है म्यांमार में, अमेरिका भी दिलचस्पी दिखा रहा है और जुंटा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े हिस्से में रह जाएगी। लेकिन अमेरिका को तो सीधा अमेरिका ने बोल दिया कि हमें इस इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वो आने वाले दिन इतने आसान नहीं होगा म्यांमार के अंदर। और अगर उनको पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसे की परेशानी म्यांमार के अंदर है, महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन और रेशियल लाइन के ऊपर, एथनिक लाइन के ऊपर पूरा म्यांमार बता हुआ है, तो उसको इकट्ठा रखना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया संजय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान से जुड़े 115 से ज्यादा व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ये इस बात का संकेत है कि ट्रंप प्रशासन जून में तेहरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर बमबारी के बाद अपने अधिकतम दबाव अभियान को दोगुना कर रहा है। ये प्रतिबंध मुख्य रूप से अली शमखानी के बेटे मोहम्मद हुसैन शमखानी के नौवहन हितों को लक्षित करते हैं, जो स्वयं सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार हैं। अमेरिका दक्षिण कोरिया पर 15% टैरिफ लगाएगा। ये घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। पहले अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये घोषणा ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में कोरियाई अधिकारियों से मुलाकात के तुरंत बाद की गई। वहीं अमेरिका ने देश में आने वाले कम मूल्य के शिपमेंट पर टैरिफ छूट खत्म कर दी है। इस बीच अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध पहले की तरह जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने गुरुवार तड़के कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें 6 लोग मारे गए। वहीं रूस का कहना है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने 32 यूक्रेनी ड्रोन को रूसी इलाकों में मार गिराया। वहीं रूसी सेनाओं ने डोनियास्क इलाके में चासोव यार शहर को यूक्रेनी सेनाओं से आजाद करा लिया है। लिथुआनिया के प्रधानमंत्री गिंटौड्स पुलक्कास ने अपने व्यापारिक लेन देन की जांच के बाद पद छोड़ दिया है। इस जांच के बाद बाल्टिक शहर की राजधानी में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। देश के राष्ट्रपति गिंटौड्स नौसेदा ने गुरुवार सुबह मीडिया के सामने पुलक्कास के इस्तीफे की घोषणा की। कंबोडिया ने थाईलैंड से अपने 20 सैनिकों को वापस करने का आह्वान किया है, जिन्हें थाई सेना ने युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद बंदी बना लिया था। कंबोडियाई राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माली सोचेता ने गुरुवार को कहा कि 20 सैनिकों की रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी के बीच जुलाई में सबसे ज्यादा तपती रातों का 117 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन ने गुरुवार को बताया कि सियोल में रात भर तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। दक्षिण कोरिया पिछले सप्ताह से भीषण गर्मी से जूझ रहा है। देश के कुछ भागों में दैनिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को
पार कर गया है।